गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग दो केसेस डिस्कस किए थे, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक केस और फेरो सॉरी डायमैग्नेटिक केस। ओके, तो देखो हम यहाँ पे जस्ट एक बार प्रॉब्लम शीट देखो हम शेयर कर रहे हैं, जो इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना, तो आपको भी आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके देखो ये जो टॉपिक है ना, ये सभी बेसिकली थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो इससे जितना मतलब आप इसको अगर बुक से पढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर होता है। लेकिन शॉर्ट में इसको जो है ना पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये सब तो ऐसा ही मतलब एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन शायद नहीं है। ठीक है, दीज आर बेसिकली एडिशनल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेसिकली एक क्वेश्चन गेट एग्जाम में ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये पूछा गया कि कौन सा मटेरियल कौन सा है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी मटेरियल का जब डिस्कशन हो जाएगा ना, तो लास्ट में ये बताया जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख रहे हो, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पे पूछा गया है। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम लोग पैरामैग्नेटिक के बीच में जो ग्राफ ये आ रहा है ना, ये पैरामैग्नेटिक के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक। ओके, तो अभी हम लोग फेरोमैग्नेटिक और इसके लिए भी डिस्कस कर लेंगे, क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स के लिए। ठीक है, और डाईमैग्नेटिक के लिए हम लोग बताया था कि ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक दो क्वेश्चन जो है ना शायद और पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन एक पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26। इट सेज कंसीडर एन एटॉमिक गैस विथ नंबर डेंसिटी ये दिया हुआ है इन द ग्राउंड स्टेट एट 300 केल्विन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इज F7। सो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द गैस, ये पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है। तो m का वैल्यू बताना है हमें, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पैरामैग्नेटिक का केस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, जो बेसिकली, लेकिन जानते हो ये क्वेश्चन देखो काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है ना, इट इज क्वाइट ए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ अंडरस्टैंडिंग, मतलब फॉर्मूला देखो एग्जैक्टली exactly याद रखना तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेरिवेशन की, तो सो दैट इफ यू फॉरगेट, अगर आप भूल भी जाते हो ना, तो वो रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला एक डेराइव किए थे ना, क्या बोलते हैं, जब हम लोग दो तरह के केसेस डिस्कस किए थे पैरामैग्नेटिक का, हम लोग एक क्लासिकल केस डिस्कस किए थे, क्लासिकल थ्योरी, और एक बेसिकली क्वांटम थ्योरी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्लासिकल ये क्वांटम का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि देखो एटॉमिक सिस्टम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर वगैरह दिया गया है, तो दिस इज ए क्वांटम सिस्टम। ठीक है, तो क्वांटम सिस्टम में जो हम लोग पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला डेराइव किया ना, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बार जरा आप लोग, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है फॉर्मूला, देखो वो तो फ्लो में क्या होता है, डेराइव हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए जानते हो मतलब हम लोग देखो, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप देखोगे ना, जो भी टीचर डायरेक्ट पढ़ाते हैं ना कि ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है, फिर उनको फिर नोट्स देख करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, और अगर क्या बोलते हैं, हम अगर इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, तो उससे फिर डेराइव हो जाता है रिजल्ट, तो फिर उसमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
तो अब लेकिन एग्जाम में देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको तो फिर क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं याद करोगे तो फिर आपको फिर बेसिकली कैसे आया था फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। अब देखो गेट के एग्जाम में पूछ दिया गया है क्वेश्चन, तो हम लोग क्वांटम थ्योरी जब पढ़े थे, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो रफली तो इतना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एक बोर मैग्नेटॉन था, ठीक है ना, देयर वाज ए बोर मैग्नेटॉन और एक लैंडेजी फैक्टर था, ठीक है, और फिर एक डेंसिटी का टर्म था, डेंसिटी का टर्म जरूर आ रहा है इसमें, और डिवाइडेड बाय केबीटी था यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह के टर्म्स थे, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैड एक्चुअली। तो म्यू बी और इनटू, और यहाँ पे एक म्यू नॉट का टर्म भी था, ठीक है ना, म्यू नॉट, और शायद J3 का फैक्टर था यहाँ पे, और J+1। एक बार आप लोग देख करके बताइए जरा क्या हम लिखे थे लास्ट क्लास में रिजल्ट। और एक मिनट, यही सर। एच बार भी होना चाहिए ना शायद, एच बार, एच बार, अच्छा उसमें जो है ना एनर्जी वाले में हमारा एच बार कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो इतना ही था क्या, एक बार देख करके बताइए। यस सर। एग्जैक्टली यही था, यस सर। ठीक है, एच बार नहीं था उसमें, चलो ठीक है, एच बार नहीं था। तो देखो अब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है गेट एग्जाम में, तो हम लोग एक बार देखो क्वेश्चन क्या था। आप यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर डेंसिटी दिया हुआ है SI यूनिट पे, टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, केबी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सभी 9.27 × 10⁻⁻24, ठीक है ना, म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बस जी निकालना पड़ेगा हमें, जी है ना, F7 दिया हुआ है ना, ये F7 है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है F7 का। तो देखो यहाँ पे ये F इज में L = 3 होता है, ठीक है ना, तो ये 7 बॉक्सेस बन जाएंगे इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल्ड है, ठीक है, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ओके। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन, F7 लिखा हुआ है ना, F ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल के लिए L जो है 3 होता है, ठीक है, D के बाद आता है ना, तो D के लिए 2 और L के लिए 3 लिखते हैं, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ना ये ml के वैल्यूज यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं, दिस इज -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3। तो इसमें सम ऑफ ml करोगे ना, जो यहाँ पे बेसिकली, चलो इसको हम स्मॉल ml लिख देते हैं, ठीक है ना, स्मॉल ml। तो इसमें सम ऑफ ml करोगे ना, देखो सम ऑफ ml, तो इससे मिलता है कैपिटल ml। तो ये सभी को सम करने से 0 आ जा रहा है, देखो इसको 0 करने से, सम करने से 0 आ रहा है, तो इसलिए L का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और L जब भी 0 होता है ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि लैंडेज फैक्टर निकालोगे ना, तो ये 2 निकलता है, L 0 होने पे 2 निकलता है, और ठीक है ना, और अगर स्पिन 0 हो गया, इफ स्पिन इज 0, तो उस केस में 1 निकलता है, ठीक है ना। स्पिन अगर 0 आ रहा है, इफ स्पिन इज 0, तो लैंडेज फैक्टर निकालोगे ना, तो ये 1 निकलता है, ठीक है ना। इफ, तो इफ L इज 0 और इफ स्पिन इज 0, तो यहाँ पे L 0 आ गया ना, क्योंकि इसमें देखो ML 0 है ना, तो इसलिए दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे लिख सकते हो कि इसमें टोटल L जो निकलेगा, L टोटल, ठीक है ना, L टोटल दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, या इसको आप स्मॉल एल लिख दीजिए, ठीक है ना, राइट इट एज स्मॉल एल, तो ये कैपिटल एल हो जाएगा, एल टोटल बोलिए, ये कैपिटल एल, ओके, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो देखो काई एम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 10⁻20 दिया हुआ है, यहाँ से 2 हो गया, और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और सॉरी ये म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दिए, और इसका वैल्यू हमारा यहाँ पे, ठीक है, हियर वी आर गेटिंग म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू हमने पुट किया दिया, म्यू बी है 9.27 और इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻23 है ये, ठीक है ना, और 1.38 जो भी है, ठीक है ना, और इंटू 3 और इंटू ये 300, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। और J+1 जो लिखा गया ना, तो J देखिए बेसिकली यहाँ से S का सम करोगे ना, तो ये S का वैल्यू निकलेगा बेसिकली 7/2, ओके, क्योंकि सभी स्पिन 1/2 1/2 7/2 हो जाएगा। तो L 0 है ना, तो J+, तो J का वैल्यू भी यहाँ पे 7/2 हो जाएगा,
j इज ऑल्सो 7/2। ओके, तो इसीलिए j+1 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली 7 इंटू 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही रिजल्ट है यहाँ पे देखिए। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 यहाँ से बचेगा 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻8 और ये मिल करके 10⁻, बेसिकली 12 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻12 में से 2 कैंसिल हो गया तो 10⁻10 हो रहा है ये। ठीक है ना, तो फिर बचा यहाँ पे हमारा 4, यहाँ से देखिए 4 और 2 8 हो गया, 8 इंटू 3.14 इंटू 9.27 और इंटू 9 और ठीक है। अच्छा, ये 2 था ना, उससे 2 ये कैंसिल कर दो तो ये 4 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू सॉरी 900 यहाँ पे है ना 9, अच्छा ये 9 था, चलो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 1.38। ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो बेसिकली यही रिजल्ट है इसका, तो लगभग ये 1 के आसपास है। ठीक है ना, तो इसको हम बस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से देखिए 9 बेसिकली 12 हो रहा है ये, और ये 108 के आसपास आ रहा है, 10⁸ सॉरी 10⁻10। ठीक है, इतना कुछ आ रहा है आई थिंक 108। कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, बस इतना देख लोगे। ठीक है ना, ये 10⁻20 है, 10⁻⁻7, 10⁻24। ठीक है, ये 3 इंटू 300, ये 9/2 हो गया। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 3.149 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और हमने पावर से ही किया ना 10⁻1 10⁻8 तो ये 12 और ये 10⁻10 बच रहा है। ठीक है, तो बस यही यही तो है यहाँ पे आंसर। ठीक है ना, 108 के आसपास आ रहा है। ठीक है, देखो जरा कितना आंसर है दिया हुआ, इसमें आंसर तो हमारा 108 आ रहा है। हालांकि हमको लगता है जनरली 10 राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इतना इतना एक्यूरेट निकालने के लिए बोल दिया गया है। ओके, 26 26 का आंसर देखिए, 26 5.40 to 5.50, तो आ ही नहीं रहा हमारा आंसर। कहीं हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पे? 300 पैरामेरिट ससेप्टेबिलिटी ऑफ द गैस। अच्छा, 10⁻11 में दिया हुआ है। अच्छा, ये 10⁻11 में दिया हुआ, हमारा आंसर तो 10⁻10 में आ रहा है। कहीं पे हमारा कुछ मिस तो नहीं हुआ है? आप लोग कुछ गलत बता रहे हो। हम जब पूछे थे कि रिजल्ट, ये हम फॉर्मूला ही गलत लिखे लग रहा है। ठीक है, इसमें जो है ना जरूर फॉर्मूला ही गलत लिखे हैं। आप लोग देखो, हमारे पास लिखा हुआ नहीं है ना, तो जब पूछते हैं तो देख करके उसे बताया करो। ठीक है ना, तो ये यही गलत है यहाँ पे। ठीक है ना, ये शायद जो है ना इसमें स्क्वायर है, किसी में इसमें शायद स्क्वायर है। ठीक है, एक बार आप देखो, हमको लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं हम। देखो फॉर्मूला ये लास्ट क्लास में हम डिराइव करवाए थे ना, तो एक मिनट देखते हैं। देखो जब फॉर्मूला पूछा जाता है ना तो देख करके ही बताया करो करेक्ट, ताकि करेक्ट हो। तो हाँ देखो, इसमें जो है ना स्क्वायर आ रहा है, आप लोग नहीं, ये नहीं है। सर फॉर्मूला यही है। नहीं 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 नहीं, इसमें जो है ना, ये उससे पहले पैरामैग्नेटिक वाला देखो, पैरामैग्नेटिक में हमारा स्क्वायर था कि नहीं था? आप देखिए, पैरामैग्नेटिक वाले में स्क्वायर निकाले थे ना। देखो हम क्विकली अगर रिकॉल करें ना, तो देखो इस तरह से हमारा रिजल्ट आया था। हम लोग एवरेज वैल्यू इसका निकाले थे ना, तो मैग्नेटाइजेशन जो निकाला जाता है ना, देखो मैग्नेटाइजेशन निकलता है हमारा एन इन मतलब ये नंबर डेंसिटी इंटू म्यू। जो हम अगर उसको रिकॉल करें, क्या बोलते हैं, क्लासिकल में अगर हम रिकॉल करें ना, तो देखो ऐसा था क्लासिकल में एन इंटू म्यू, और यहाँ पे लैंजविन फंक्शन आ जाता है एक्स। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका वैल्यू हमारा x/3 आ जाता है। तो n मतलब हाई टेम्परेचर पे निकालते हैं तो n ये हम बताया था ना कि इसका वैल्यू जो है x/3 निकल जाता है, x/3। और x जो हमारा था ना, वो बेसिकली देखो n इंटू म्यू, और x का वैल्यू था बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैग्नेटाइजेशन, सॉरी इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये n इंटू और ये म्यू इंटू आ जाता है म्यू, और ठीक है, और डिवाइड बाय KBT, 3 KBT हो गया। और क्या बोलते हैं,
हम मैग्नेटाइजेशन निकल गया ये, तो इसको हम H से बेसिकली डिवाइड करते हैं, तो H की जगह B बाई म्यू, तो यहाँ पे म्यू नॉट आ जाता है। तो उसमें देखो इतना आंसर हमारा तो आया था, इतना मुझे याद है, इसमें म्यू स्क्वायर आया था, म्यू नॉट और डिवाइड बाय 3 के BT, ऐसा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इसमें भी म्यू स्क्वायर होगा, ठीक है ना एक बार। ठीक है, ऐसा कुछ पैरामैग्नेटिक का बताइए, इतना था क्या रिजल्ट? यस सर। ठीक है, तो देखो ऐसे लॉजिकली क्लासिकल हम, इतना था सर। हाँ क्लासिकल का यही था ना, दिस वाज क्लासिकल, ओके, क्लासिकल रिजल्ट ये था। तो क्वांटम ऐसे सर एक लॉजिक से सोच, बीटा फैक्टर भी है इसमें। क्या क्या था? बीटा बीटा तो वही बीटा। केबीटी लिख दिया ना, केबीटी, बीटा तो वही केबीटी 1/KBT होता है ना। ठीक है, तो ये रिजल्ट है हमारा, देखो सॉरी, ये ससेप्टिबिलिटी ये निकल जाता है हमारा, दिस इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, लास्ट ससेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जैक्टली मैच करा लोगे, देखो इसमें जो है ना ये हमारा क्लासिकल का रिजल्ट निकलता है। तो क्वांटम ऐसे लॉजिक से सोचो, यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे नंबर है, म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, ये परमेबिलिटी है, और केबीटी डिनोमिनेटर में है। आप जानते हो कैलकुलेशन चाहे किसी भी मेथड से करिए, डायमेंशन वाइज इससे डिफरेंट कभी आंसर नहीं आ सकता है, तो डायमेंशनली ये तो रहेगा ही, समझ गए ना। तो ये चेंज कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वांटम में हमारा कुछ भी आया ना, हम मतलब उसको इससे डिफरेंट नहीं लिख सकते, तो जानते हो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना हमारा म्यू बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि दिस विल बी म्यू बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि ये म्यू बी स्क्वायर अगर नहीं होगा ना, तो सारा का सारा डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये म्यू बी स्क्वायर होगा, वही हम कह रहे थे, म्यू स्क्वायर जैसे है ना वहां पे, वहां म्यू बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम देखो एक बार बुक से देख करके, वो हो सकता है कि हम लोग उस टाइम कहीं पे कुछ मिस हो गया हो लिखने में, क्वांटम थ्योरी से जो है ना, नहीं तो देखो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी जब आप पैरामैग्नेटिक का पढ़ते हो, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म, तो इसका क्वांटम थ्योरी से जो ससेप्टिबिलिटी निकलता है ना, वो बेसिकली हम, एक मिनट देखो, हम बुक से देखकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें रिजल्ट जो लिखा जाता है वो बेसिकली म्यू नॉट और एन लिखा गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे म्यू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, म्यू बी स्क्वायर। देखो बुक्स में जो है ना कई बार कैपिटल एन लिखा हुआ रहता है, जैसे हम अभी देख के लिख रहे हैं ये पूरी एन बब्बर से, उसमें कैपिटल एन लिखा हुआ है, ठीक है, वो कैपिटल एन से आपको मिसलीड हो सकते हो, वहां पे वो नंबर डेंसिटी है, वो लोग सिंबल कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, हम लोग स्मॉल एन नंबर डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, और इसमें जो है ना पी इफेक्टिव स्क्वायर एक लिखा हुआ है, ठीक है ना, पी इफेक्टिव स्क्वायर और डिवाइड बाय 3 kT, ठीक है। तो इसमें बाय 3 kT तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे होगा ही, और इसमें कुछ पी इफेक्टिव लिख दिया है, पी इफेक्टिव अगर हम उसको बैक जाकर देखते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे J+1 जैसे हमारा आया था ना, तो इसमें जो है ना वही है बेसिकली जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर। तो इसमें जो है ना ये इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली ये है देखो लैंडेज फैक्टर जी जे है, और यहाँ पे बेसिकली जो है ना J और J+1 है, ठीक है ना, ये रिजल्ट है। तो ये एक्चुअल पैरामैग्नेटिक का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करोगे, देखो जानते हो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और तो ये क्लासिकल रिजल्ट है, आप याद कर लोगे पैरामैग्नेटिज्म का, और ये क्वांटम का ये वाला रिजल्ट याद कर लोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों रिजल्ट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो म्यू नॉट एन म्यू बी स्क्वायर और जी जे स्क्वायर है, और J×J+1 और डिवाइड बाय 3 kBT, ठीक है, दैट्स द क्वांटम रिजल्ट, ओके। पता नहीं हम लोग का रिजल्ट लास्ट क्लास में कितना आ गया था, ठीक है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आप अब देखो, इसीलिए देखना पड़ता है ना प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये डिपेंडेंस वगैरह तो चलो ठीक है कि हमें पता चलता है कि पैरामैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, तो लास्ट क्लास में से आपको बता दिया कि ग्राफ इसका ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करोगे तो ये ऐसा होगा, लेकिन वही एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है 1/ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन इस फॉर्मूले पे भी बेस्ट क्वेश्चन आ गया है, तो बस आप ये तो बस एग्जैक्टली सॉल्व ऐसे ही होगा, सब कुछ हमने आपको बता दिया कैसे क्या निकालना है, ठीक है ना। जैसे इसमें J के वैल्यू 7/2 होगा, ठीक है ना, GJ ये इसमें 1 हो जा रहा है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ठीक है। तो बस एक्स्ट्रा फैक्टर जो मल्टीप्लाई होंगे ना, देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा था, देखिए 1 हमारा आंसर 108 × 10⁻10 आ रहा था ना,
तो यहाँ पे एक म्यू बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा, क्योंकि ये म्यू बी हमने मिस किया था, ठीक है ना। और एक जे हमने छोड़ रखा है, तो जे का वैल्यू 7/2 है, तो 3.5 मल्टीप्लाई और हो जाएगा, देखो जे यहाँ पे है, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द थिंग वी हैड रिटन डाउन, ओके। तो बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ पे लिखे थे, तो बस एक ये फैक्टर छूट गया था। तो देखो इससे कितना आंसर आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 10⁻14, 14 और 2 10⁻2 और इसमें ले लो तो 1.08, ठीक है ना। तो 10⁻⁻12 हो गया, 14 से 10⁻2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना 1.08 लिख रहे हैं, तो 10⁻12 बचेगा 9.27 और इंटू 3.5, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ से आंसर जो आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग सर जीजे भी तो था एक। 1 है ना, जीजे 1 है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये 1 है ना, देखो जीजे इज 1, ओके, तो इसीलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो है ना ये हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वो तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन रफली देखो हमें पता चल रहा है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 27 होता है, और फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी 5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 27 और इंटू 5, तो +5, सॉरी, तो 32 के आसपास आ रहा है मतलब। लेकिन एक बार आप एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके देखिए जरा कितना आ रहा है ये, 9.27 और मल्टीप्लाइड बाय 3.5 और मल्टीप्लाइड बाय 1.08, हमारा मतलब उस रेंज में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑर्डर तो मैच कर गया, देखो 10⁻11 आ रहा है, 35.0 सर कितना आ रहा है, तो 3.5.02 है, इतना आ गया, एक मिनट, तो ये 10⁻11 हो जाएगा, इतना हमारा 3.5 आ रहा है, ठीक है एग्जैक्टली। तो फिर भी रेंज में नहीं आया आंसर, मतलब ऑर्डर में तो आ गया लेकिन रेंज में नहीं आया। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। एल इक्वल्स टू 0 के लिए जी जो है ना वो 2 लेंगे ना। अच्छा हाँ सॉरी 2 है, 2, ओके हम यहाँ अच्छा ये वाला देख लिए थे, हम ये वाला देख लिए थे, सॉरी, ठीक है ना। ये जीजे जो है ना हमारा L equals to हाँ 0 के लिए लेना है यहाँ पे हाँ 2। L=0 के लिए लेना है, ठीक है, L=0 है, तो जीजे हमें 2 लेना है, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से और एक फैक्टर 2 भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम एक 2 तो ले चुके थे वहां पे, यहाँ पे 2 हम लिए थे ना, हाँ 2 लिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें एक 2 लिया गया था, देखो जीजे के वैल्यू 2 लिए थे, तो एक 2 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है ना। तो एक 2 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है, तो ये 7 के आसपास आ जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻11, 7 पॉइंट जो भी है 04, ठीक है ना। तो 7.04 इंटू 10⁻11 आ रहा है, ठीक है। और आंसर जो दिया हुआ है ना इसमें, देखो आंसर बड़ा मतलब जानते हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। पहली बात तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आंसर भी बड़ा, देख रहे हो रेंज हमारा मैच नहीं कर रहा है, ऑर्डर मैच कर गया, देखो 10⁻11 आ गया ना, ठीक है। ऑर्डर इज मैचिंग बट रेंज इज नॉट मैचिंग, ठीक है। देखो रेंज हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, ये वाला था ना 5 पॉइंट, देख रहे हो बहुत प्रिसाइज आंसर दिया हुआ है 26, पता नहीं, बोर मैग्नेटॉन 9.27। अच्छा तो ये जो है ना, हो सकता है कि हमारा आंसर इसलिए नहीं मैच कर रहा हो कि हमने इधर अप्रोक्सीमेट कर दिए थे ना, इधर 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 भी तो हम कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं किए ना, ठीक है ना। इधर इधर हम अप्रोक्सीमेट निकाल दिए ना, ऐसे देखो ये ऐसे किए थे बेसिकली 4 3 12, और मतलब ये 12 हो गया, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 108 लिख दिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये 1.38 वगैरह से डिवाइड नहीं किए थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन हमने लॉजिक ये लगाया था कि ये थोड़ा 1 से ग्रेटर है, तो इधर भी हम ये सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसे 108 लगभग लिख दिए थे, रेंज में आ जाना चाहिए था आंसर। चलो एक बार कैलकुलेटर लगा के देखोगे, आपका ऑर्डर मैच कर गया 10⁻12, ये 7 आ रहा है, आंसर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो एक्चुअली आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि करना क्या है। तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस ये फॉर्मूला एक याद कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, ठीक है ना बुक में, n μ0 j+1, ठीक है, ठीक है यही फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लोगे कि हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें से क्या मिस हुआ था, जो ये फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा था तो, ठीक है। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिज्म का बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, ओके। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। फेरो सर क्लासिकल वाला नहीं लग सकता था इसमें फॉर्मूला?
भाई इसमें कैसे लगेगा, क्लासिकल का जानते हो, देखो इसमें बात ये सब कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट ये जो म्यू है, ठीक है ना, तो नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे अगर, देखो म्यू जो लिखते हैं ना हम लोग, म्यू इज इक्वल टू, आपको याद है कल क्लास में हम क्या बताते हैं, म्यू, हाउ डू यू राइट म्यू? अच्छा लग जा रहा है ना, देखो ऐसे लिखते हैं ना, जी जे, ठीक है ना, और म्यू बी, और इंटू रूट अंडर जे इंटू जे प्लस वन। अच्छा ये लिखते हैं ना, दिस इज व्हाट वी राइट। डू यू रिमेंबर, आप लोग को मैग्नेटिक मोमेंट यही बताया गया था ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। अच्छा इसी को सब्स्टिट्यूट किया है ये, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसी को याद कर लो आप लोग, ठीक है ना, दिस यू जस्ट मेमोराइज दिस, ओके, और इसका म्यू म्यू स्क्वायर का वैल्यू बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्वांटम वाला, ये ठीक है ना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसी से आ रहा है रिजल्ट, ओके। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी साथ साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक फिजिक्स में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हमारा क्वांटम रिजल्ट डेफिनेटली इसी से आ रहा है, ठीक है ना, इसमें म्यू का वैल्यू इतना लिख दिया गया है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस कम टू फेरोमैग्नेटिज्म। देखो ये टॉपिक जो है ना, मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकली ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म में देखो बेसिकली क्या होता है कि देर इज एट, जैसे पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि एट जीरो टेम्परेचर भी अगर आप देखेंगे ना, तो देर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल, ठीक है ना। जैसे पैरामैग्नेटिज्म में आप देखेंगे, ठीक है, पैरा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सॉलिड में, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है, ठीक है ना, इफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो फिर मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो भी जीरो होता है, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन फेरो में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक में ऐसा हो रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी होगा ना, मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है ना, एट एनी टेम्परेचर जनरली, मतलब एट टी लेस देन टीसी, ठीक है ना, मतलब क्यूरी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन एट टी लेस देन टीसी, फिर टीसी के बियॉन्ड जो है ना, फिर वो फिर पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करने लगता है। जैसे आप देखते हो ना, कि आपके घर में अगर मैग्नेट है, तो मैग्नेट को बहुत गर्म कर दो अगर आप, ठीक है ना, हीट कर दो उसे, तो आप देखोगे कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली इसीलिए होता है कि वो पैरामैग्नेटिक जैसा फिर बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। पहले वो स्टार्टिंग में फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, तो मैग्नेट्स जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, but if you heat them then they start behaving like paramagnetic, okay। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो फेरोमैग्नेट में क्या हो रहा है कि देर इज मैग्नेटाइजेशन, ओके, तो जब भी किसी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होता है ना, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। सो नॉन जीरो एम, यस, क्यूरी टेम्परेचर सारे मटेरियल के लिए सेम रहता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, डिपेंड करता है नहीं नहीं नहीं, अलग मटेरियल मटेरियल के पर। अलग अलग होता है, अलग, हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, ठीक है। सो नॉन जीरो एम गिव्स ए फील्ड इनसाइड, ठीक है ना, फील्ड इनसाइड मटेरियल, ठीक है, तो मटेरियल के अंदर एक फील्ड देता है, ठीक है ना, नॉन जीरो फील्ड गिव्स, नॉन जीरो एम गिव्स ए फील्ड इनसाइड मटेरियल, उसको हम लोग ठीक है ना, बी, इसको वेस फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड बी वेस, ठीक है, तो दिस इज रिटन एज लेमडा एम, ठीक है, तो इसको हम लोग लेमडा एम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेट बी जो होता है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो बी अप्लाइड, ये जो है ना बी अप्लाइड होगा, ठीक है, और प्लस बी वेस, ठीक है, तो बी वेस, ये इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट के जेड कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इसका जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना, वो बेसिकली कुछ इस तरह से रिजल्ट आया था हमारा, ठीक है ना, इट वाज इक्वल टू जैसे जी जे, ठीक है ना, म्यू बी, ठीक है ना, जी जे म्यू बी, और क्या था हमारा,
आप लोग देखोगे, ठीक है। जी जे म्यू बी और बेसिकली एमजे पे तो हम लोग सम कर दिए थे ना, तो एमजे पे सम किया गया था, तो मतलब इसी तरह से कुछ रिजल्ट था, और इंटू जे था मान लो हमारा, ठीक है ना, जे था और क्या बोलते हैं, बस यही था, और यहाँ पे ब्रिलोइन फंक्शन था, ठीक है ना। दिस बीजे जो है ना, ये ब्रिलोइन फंक्शन है, ठीक है ना, ब्रिलोइन फंक्शन। तो इस तरह से रिजल्ट था हमारा, ठीक है ना। तो इसी का फिर हम लोग हाई टेम्परेचर पे मतलब एट हाई टेम्परेचर जब इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो बेसिकली ये हमें मतलब अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट दे दिया था, बेसिकली समथिंग J+1 और डिवाइड बाय 3, इस तरह से कुछ रिजल्ट आ गया। तो मतलब इस तरह से जो था ना, तो देखो ये जो ब्रिलोइन फंक्शन है ना, हम लोग ये कह रहे थे लास्ट क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है। अब यहाँ पे बी नेट वैल्यू का फंक्शन होगा, ये बी जे जो लिखा गया ना, दिस इज ब्रिलोइन फंक्शन, ओके। तो ये अब नेट मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से फिर से हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे ना एट हाई टेम्परेचर, टी अगर हाई है तो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखिए हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से एक हमें मैग्नेटाइजेशन का फॉर्म, तो यहाँ से हमारा जो है ना बेसिकली एक मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना। और तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, जैसे प्रीवियस क्लास में कराया गया था, ठीक है ना, कि इसको हाई टेम्परेचर पे इसका कुछ अप्रोक्सीमेशन बता दिया गया था कि कितना अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू, ठीक है, इट लीड्स टू दिस रिजल्ट, ओके, काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पे ये रिजल्ट होगा, दिस इज फॉर T ग्रेटर देन TC, ठीक है। तो देखिए ये जो बिहेवियर आ रहा है ना यहाँ पे, बेसिकली क्या बोलते हैं T-TC, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लेमडा एम, मतलब एक्स्ट्रा फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये टर्म यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सो दिस इज द बिहेवियर एट टी ग्रेटर देन टीसी। तो टी लेस देन टीसी में ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो टी लेस देन टीसी पे हम कहते हैं कि टीसी पे काई एम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। अब देखो ये पूरा डिटेल में जानते हो कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर में बस इसी से ये रिजल्ट आता है, बस इतना ध्यान रखोगे, ठीक है ना। दिस एक्चुअली गिव्स दिस रिजल्ट, ओके, ठीक है। तो टी लेस देन टीसी पे ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट जैसे करते हैं, अगर इस तरह से ग्राफ वगैरह जैसे आप देख रहे हो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अगर हम टेम्परेचर वर्सेस काई एम को प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए मान लीजिए टीसी है, ठीक है ना। तो टीसी के बियॉन्ड में ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसी को बेसिकली ऐसे कर दें, देखिए टी और वर्सेस 1/काई एम कर दें, 1/काई एम। तो 1/काई एम करोगे ना, तो देखो 1/काई एम यहाँ से निकालेंगे, 1/काई एम, तो ये बेसिकली T-TC हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको y बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, है ना। तो स्लोप तो देखो पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये जो है ना इधर से कट करेगा कहीं पे, जैसे देखिए यहाँ से कहीं से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा टीसी मतलब T-T इक्वल टू टीसी पे 0 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे टीसी है ये जैसे, तो यहाँ से ग्राफ टीसी से क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो बैकवर्ड में मतलब अगर ग्राफ तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर होता तो यहाँ पे कट करता, ठीक है ना। देयर इज नो ग्राफ फॉर टी लेस देन टीसी, ओके। तो ये बेसिकली फेरो का ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना, फेरो मटेरियल का। पैरा का ग्राफ यहाँ से जा रहा था, ध्यान रखोगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो वही देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे ग्राफ दे दिया गया, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ दे दिया गया, पूछ दिया गया कि क्या बोलते हैं कौन सा ग्राफ पैरा के लिए, कौन सा फेरो के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें फेरो में मतलब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। Alright, so that's what we have for ferromagnetic material, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है ना फेरोमैग्नेटिक से रिलेट करके, वो यही आया है, ठीक है ना। अब देखो एक दो इन्फॉर्मेशन इसका हम और बता देते हैं। देखिए इसमें जो है ना, हम लोग कह रहे हैं कि टी अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो बेसिकली देर इज सम मैग्नेटाइजेशन बिकॉज ऑफ द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देर इज समथिंग कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज, ठीक है।
ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बेसिकली है मैग्नेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन आता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये पाया जाता है कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है ना, इसको मान लो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को एमएस हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एमएस जो है ना टी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है लगभग ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 3/2, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल ग्राफ इसका ऐसा होता है, देखो एमएस टी, ठीक है ना, बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सम एम नॉट और 1 माइनस और यहाँ पे टी और डिवाइड बाय टी सी और टू द पावर 3/2 होता है, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और वर्सेस टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे टीसी पे आप देख रहे हैं कि टीसी पे ये 0 हो जा रहा है और 0 टेम्परेचर पे फिर एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का वेरिएशन है विद टेम्परेचर पे, कभी एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड अदर थिंग जो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड होगा, जैसे काईएम आप देख रहे हो कि काईएम इसमें हमारा ये पॉजिटिव में प्लॉट किया हुआ है ना, तो काईएम इसमें पॉजिटिव है, ठीक है ना, और लार्ज है जनरली, ठीक है ना। काईएम इज, क्योंकि 1/काईएम देख रहे हो पैरा से नीचे आ गया ना, तो मतलब काईएम ज्यादा होगा तभी तो 1/काईएम स्मॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये लार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें म्यू आर जो हम लोग लिखते हैं ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम, ठीक है ना। तो ये भी बेसिकली काईएम लार्ज है तो ये भी लार्ज होगा, ठीक है ना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में ये सभी स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, एक 1 से, क्योंकि, ठीक है। और डायमैग्नेटिक में तो और भी स्मॉल होता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक में काईएम नेगेटिव है तो ये बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है ना, 1 से लेस हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इट, ओके। और एक पॉइंट और हम बता देते हैं इसमें, आप जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्टेरिसिस ग्राफ। अगर मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, ठीक है, यू गेट समथिंग लाइक दिस, जिसे हम लोग हिस्टेरिसिस लूप कह देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो क्या होता है कि अगर आप एच डी एम निकालते हो ना, एच और डीएम, ठीक है ना, एच डी एम इसका डायमेंशन अगर आप बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, इफ यू कैलकुलेट इट्स डायमेंशन, ओके, तो जानते हो इसका डायमेंशन वर्क डन का डायमेंशन आता है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू एक्चुअली वर्क डन, ओके। तो ये जो हिस्टेरिसिस लूप है, इसमें देखिए इसमें ये जो मैग्नेटाइजेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिव, मतलब कितना रिटेन, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने पे भी कितना मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये रिटेंटिविटी हो गया। और ये मतलब मैग्नेटाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि देखो हम अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ रहा है मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए, तो इसे हम लोग कोर्सिविटी बोलते हैं, बेसिकली कोर्सिव फील्ड है ना, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना इस लूप का, ठीक है ना, सॉरी, दिस एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, इज समहाउ रिलेटेड टू वर्क डन एक्चुअली। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये एच डी एम जो है ना एक्चुअली वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली जो एरिया ऑफ लूप है, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया, प्लेस किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड को आपने स्लोली रिड्यूस किया, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में बेसिकली कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो वो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा या कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स वर्क डन, ठीक है, इन मैग्नेटाइजिंग and demagnetizing a ferromagnetic material, ठीक है।
तो मैग्नेट मतलब एक तरह से देखिए जो वर्क कर दिया गया वो एक तरह से लॉस ऑफ एनर्जी हो गया ना। तो मतलब ये कह सकते हो यहाँ पे जो एरिया है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक तरह से लॉस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। किसी मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड, ये वाला डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इन वन साइकिल, ठीक है, बेसिकली ये लॉस ऑफ एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। सो दीज आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इट, ओके। तो देखिए जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन पूछा जाता है तो मोस्टली ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस भी जो गेट का एग्जाम था ना उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, तो वो भी ग्राफ का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। वो हालांकि क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नहीं है, और डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्राफ, ओके, ठीक है। और ये सभी ग्राफ जानते हो कोई थ्योरेटिकल ग्राफ नहीं है, दीज आर नॉट थ्योरेटिकल ग्राफ। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक तरह से कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड सम बेसिक एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग देखो बहुत ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। नाउ लास्ट हम लोग देखो डिस्कस कर लेते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का देखो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर इसमें स्पिन जो है पैरामैग्नेटिक में सॉरी फेरोमैग्नेटिक में स्पिन हम बताया था कि पैरेलली अलाइंड होते हैं, ठीक है ना, और इसमें एंटी पैरेलल अलाइंड होते हैं। तो इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो है, मैग्नेटाइजेशन इज जीरो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटाइजेशन इज जीरो, ठीक है ना। बेसिकली इसमें एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है स्पिन का, ठीक है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एंटी पैरेलल अलाइन होता है डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है ना, इस तरह का अलाइनमेंट है। तो इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना वो कुछ इस तरह से वैरी करता है, देखो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T+Tn, ठीक है, सॉरी Tn, ठीक है। सो नाउ हियर तो देखिए इसमें अगर हम लोग 1/Km निकाल देते हैं तो 1/Km इज प्रोपोर्शनल टू T+Tn। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं देखिए यहाँ पे, ठीक है, Km, तो ये जो ग्राफ है ना दिस इज फॉर T ग्रेटर देन Tn के लिए, मतलब दिस इज कॉल्ड नील टेम्परेचर, ठीक है ना। Tn यहाँ पे नील टेम्परेचर है, तो नील टेम्परेचर के अबव ये बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से Km वर्सेस टेम्परेचर अगर आप प्लॉट करेंगे तो Tn है ये कोई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसके बियॉन्ड तो इस तरह से ये देखिए ग्राफ ऐसे इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो है ना, उससे पहले देखिए Tn को ठीक है ना, T=Tn यहाँ पे पुट करोगे तो समथिंग आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी। उससे पहले जो है ना ग्राफ का कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का बिहेवियर होता है, इधर कुछ इस तरह का बिहेवियर ये शो करता है, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इट शोज, ओके। नाउ तो अगर इसी का हम रिवर्स लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 1/Km और वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसमें 1/Km T=Tn पुट करेंगे तो ये तो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो और इनफैक्ट T=0 भी पुट करोगे तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसलिए ग्राफ जो है ना ऊपर से जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए इसको y लिखेंगे, इसको x लिखेंगे तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ है, एंटी फेरो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि पैरा का ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, जीरो से, और फेरो का नीचे से क्रॉस कर रहा है, एंटी फेरो का यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो एक बार गेट एग्जाम में ये ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। मतलब चलो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ ये हमारा पैरा का ग्राफ है, ये एंटी फेरो का है, ये फेरो का है, और इधर जो है ना डाईमैग्नेटिक का होता है, ठीक है ना, दिस इज डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो दिस इज फेरो, ठीक है, दिस इज पैरा और दिस इज एंटी फेरो, ठीक है, एंटी फेरो, और दिस इज डाईमैग्नेटिक, ठीक है, डाईमैग्नेटिक सॉलिड का ग्राफ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, ओके। सो दिस इज 1/Km वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है।
मोस्टली इतना ही क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार देखो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं असाइनमेंट, ओके। उसके बाद फिर हम लोग सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है ना, और इसमें देखो वही पूछा गया है, ठीक है ना, कि ये कौन सा ग्राफ इसके लिए है, ठीक है। गेट गेट एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन जैसे ये 2018 में पूछा गया, यहाँ पे देखिए थीटा लिख दिया गया डायरेक्ट, ओके। और पूछा गया कि किसके लिए कौन सा बिहेवियर होगा, ठीक है। देखो 3 बिहेवियर्स, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए हम पैरामैग्नेटिक के लिए थीटा 0 लिखते हैं ना, क्योंकि काई एम 1/t होता है। और फेरो के लिए आप जानते हो यहाँ पे हम लोग बेसिकली t माइनस टीसी लिखते हैं, मतलब थीटा जो की जगह पे हमें नेगेटिव नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए t प्लस TN लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 के लिए पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। और थीटा लेस देन 0 के लिए फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, और थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना ये भी, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप जो है ना, बाकी जो है ना क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे इस टाइप के दिए हुए हैं, तो ये सभी जो है ना अपना मतलब लॉ मतलब कहते हैं ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड लाइक दिस, ओके। इन दीज यूनिट्स जीरो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दिस निकालना है। तो देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है ना, तो आप क्या करो, ये m को h से बस डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। डेल m बाई डेल एच जो है हमारा ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। डेल m बाई डेल एच इज ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो काई m ससेप्टिबिलिटी ऐसे जनरली लिख दिया जाता है। देखो m इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं काई m और इंटू h। तो हम ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डेल m बाई डेल एच जो होगा हमारा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू काई m। तो हम m मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है, तो ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए हम m को h से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, m दिया हुआ है, h से डिफरेंशिएट करेंगे और h को 0 पुट कर देंगे, ओके। दैट विल गिव अस द आंसर, ओके। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद h को 0 पुट कर दोगे, बिकॉज 0 फील्ड बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हमें देखो दिखा था इसमें, थोड़ा सा बेसिक था क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सभी जो है ना ऐसे ही ग्राफ वगैरह पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तो ग्राफ का ही क्वेश्चन है। हाँ देखो एक क्वेश्चन ये है, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन m इज गिवन बाय। तो ये कुछ मतलब एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है नंबर ऑफ मिनिमा इन द फंक्शन fm। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो गया ना, इसमें क्या बोलते हैं, कोई मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो अब f इज फंक्शन ऑफ m, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। एम के रिस्पेक्ट में यहाँ हाँ डेरिवेटिव लेंगे ना। हाँ, m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लोगे, तो ये तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। तो कितने मैक्सिमम मिनिमम होंगे वो पता कर लोगे, ठीक है ना। बाकी सभी कुछ जो है ना, अब देखो कुछ इसमें जानते हो, जैसे जैसे हमारे मतलब जो टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने शायद ये सभी क्वेश्चन पुट किया है। हमें लगता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब आप बुक से अगर देखना होगा तो देख लोगे, ठीक है ना। व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, ओके। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मगर आप देखना होगा तो कहीं बुक से देख लोगे। ये तो मेमोरी बेस्ड हो गया ना, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है ना। इस थ्योरी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेट। लेकिन जानते हो टॉपिक छोटा है, तो इसलिए जानते हो इसको थोड़ा आप लोग रिवाइज करके अच्छे से चले जाओगे, क्योंकि कभी कभी देख रहे हो ना कितने हमें एग्जाम में स्कोर करना जरूरी होता है ना। तो ये देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी आ गए हैं, कभी कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आया है। जैसे ये देखो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा था हमारा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम इसको अभी देखो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग नोट कर लोगे कि जैसे हम लोग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कि जैसे मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अगर आप क्या बोलते हैं हीट करते हो, यू हीट इट, तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फेरो को अगर हीट कर देते हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट्स इनटू पैरा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए T लेस देन टीसी पे फेरो है, तो T ग्रेटर देन टीसी पे ये पैरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मैग्नेटाइजेशन जो है नॉन जीरो होता है। अगर B0 पे मैग्नेटाइजेशन जो है नॉन जीरो है, इसमें क्या होता है B0 पे मैग्नेटाइजेशन 0 है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ये कभी पूछा जा सकता है कि ये एक ट्रांजिशन है। तो बेसिकली ये एक फेज ट्रांजिशन है, दिस इज ए
ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो दिस इज ए फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये एक फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। इट्स ऑर्डर इज 2, ठीक है ना। इसका ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है जनरली, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन, ठीक है ना। क्योंकि जानते हो फेज ट्रांजिशन में ये बोला जाता है ना कि जब मटेरियल का फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता है ना, तो सेकंड ऑर्डर जनरली होता है फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आयरन है, आपके पास एक मैग्नेट है, फिजिकल अपीयरेंस जनरली जैसे देखो क्या होता है, वाटर से जब आइस में ट्रांजिशन होता है या आइस से वाटर में ट्रांजिशन होता है, तो आप देखते हो आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब बाहर से फिजिकली चेंज दिखता है, ठीक है ना। तो जो फिजिकली चेंज जिसमें दिखता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। और जिसमें फिजिकल चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना। हम लोग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बताए थे कि दैट इज थर्ड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऑर्डर ऑफ फेज ट्रांजिशन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी। इसमें कुछ मटेरियल का भी तो रोल होता है ना, अगर जैसे कोई सॉफ्ट मटेरियल है और वैसे मटेरियल है, किसका नहीं कौन वो जल्दी सब तो कौन होता ही है, इसमें? लेकिन उतना ज्यादा देखो क्वेश्चन ज्यादा जो हम लोग फोकस सिर्फ उस पे किए हैं, जो ज्यादा चांस होता है पूछे जाने का, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो भी आया है ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन बस पूछे गए हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ग्राफ ओरिएंटेड, ओके, ठीक है। अब हाँ, थ्योरीज है इसकी, ठीक है। जैसे मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे हम लोग लिख रहे हैं काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/1 टी माइनस टी सी, तो इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, ठीक है ना। मतलब टोटल फील्ड जो हमने बताया ना, उसमें फिर अप्रोक्सीमेशन लगा करके डेराइव हो जाता है, ठीक है ना। बट दोज थिंग्स वी हैव नॉट डिस्कस्ड, ओके। अच्छा चलो एक चीज हम आपको बता देते हैं, जानते हो कभी जो है ना ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसमें मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किए थे, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ देखो बताए थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है ना। देखो ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये ठीक है। तो अब एक है यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसे इसी में देखो यहाँ पे ये हिस्टैरिसीस लूप बनाया गया ना, तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम बढ़ाते ही चले जाते हैं, तो जानते हो क्या होगा, ये ग्राफ जो है ना फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओगे ना, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। उसके बाद मतलब उसमें क्या होगा, सभी स्पिन अलाइन हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कभी एग्जाम में ऐसे आ गया ना कि मान लो एक ही साइड से ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ अल्टीमेटली इधर ऐसे एक्सटेंड होगा। और इसमें क्या हो रहा है जानते हो ना, कि ऐसे मतलब फील्ड को यहाँ तक बढ़ाया गया, फिर वापस फील्ड को कम किया गया, वापस ग्राफ ऐसे जो आ रहा है ना, तो बेसिकली फील्ड को कम किया गया। अगर हम फील्ड को कम नहीं करते हैं ना, तो ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है ना। ग्राफ जो बनेगा वो सिर्फ फील्ड को बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया यहाँ पे, ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी इट इज ए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। इसमें भी जानते हो मतलब उसी तरह से कि फिजिकल अपीयरेंस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो मतलब इसमें देखो क्या होगा कि अगर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है ना, तो उसमें जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि इसमें गिब्स पोटेंशियल जो होता है ना, गिब्स फंक्शन, गिब्स पोटेंशियल ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, मतलब जी गिब्स पोटेंशियल कंटिन्यूअस है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो भी कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में सेकेंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब देखो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो कि जी के फर्स्ट डेरिवेटिव से जो है ना हमें मिलता है जैसे वॉल्यूम, एंट्रोपी,
ठीक है ना, ये सभी, तो ये सभी कंटिन्यूअस होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वॉल्यूम वगैरह का, तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो जी का सेकंड डेरिवेटिव से बेसिकली हमें मिलता है स्पेसिफिक हीट, कंप्रेसिबिलिटी एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ये सभी जो है ना डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये क्वांटिटीज डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सुपर कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है बेसिकली, इसमें भी देयर इज ए एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू कूल डाउन ए मटेरियल बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, सडनली रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो, ओके। सो इन सुपर कंडक्टिविटी, देखो इन सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो फॉर टी लेस देन टीसी, इसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब कंडक्टिविटी जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, और दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गया ना, तो ओम्स लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखोगे, ओम्स लॉ डजंट अप्लाई, ठीक है। तो जनरली डिफरेंट मटेरियल में क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें जैसे अभी पूछ रहे थे आप लोग कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंट मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है कि नहीं, तो डेफिनेटली डिफरेंट मटेरियल का फेरोमैग्नेटिक के लिए भी क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है, सुपर कंडक्टिविटी में भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप मरकरी में देखेंगे तो ये 4.2 केल्विन के आसपास होता है। अदर मटेरियल में आप जानते हो कि हायर, जैसे हाई टीसी सुपर कंडक्टर बोलते हैं ना, उसमें 100 केल्विन तक भी पाया गया है, 100 केल्विन से ज्यादा भी पाया गया, मतलब लगभग 200 केल्विन तक भी पाया गया है, ठीक है ना। 200 केल्विन भी बहुत कम टेम्परेचर है, -100 मतलब आ गया बेसिकली 170 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 200 केल्विन पे भी सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व किया गया है कुछ मटेरियल्स में, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टी लेस देन टीसी पे ये जीरो हो जाता है। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, देखिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो इसमें रेजिस्टिविटी ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कंडक्टर का, नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है ना। सडनली यहाँ पे ऐसे जीरो हो गया, ठीक है ना, टीसी, ठीक है ना। उसके बाद ये ऐसे ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ है। तो ये सुपर कंडक्टर का बेसिकली रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, ठीक है ना। अगर वही स्पेसिफिक हीट वगैरह का ग्राफ अगर कभी आप देखते हो ना, तो जैसे हम बोले ना कि स्पेसिफिक हीट डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो इसमें स्पेसिफिक हीट का ग्राफ ऐसा होता है। देखो अगर हम स्पेसिफिक हीट सी लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट को सी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्सेस टेम्परेचर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब सडन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है ना, ये ऐसे करके फिर जो है ना ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे देयर इज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, और फिर ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वेरीज, ओके। सो देयर इज डिसकंटिन्यूटी एट टीसी, ठीक है। तो T ग्रेटर देन टीसी में इधर नॉर्मल मेटल वाला बिहेवियर है, इधर सुपर कंडक्टर का बिहेवियर है, ठीक है ना। तो इधर सुपर कंडक्टर का बिहेवियर है, ये नॉर्मल मेटल का बिहेवियर है, ठीक है। तो अब देखो ये ग्राफ मतलब आप समझ रहे हो ना, ये थ्योरी से डेराइव्ड ग्राफ नहीं है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ग्राफ के, मतलब ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये बोथ दीज आर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी का बेसिक डेफिनेशन तो यही है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या कहता है कि फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स टीसी इज डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए टीसी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें रिलेशन ऐसा है, देखो टीसी मल्टीप्लाइड बाय ये आइसोटोपिक मास है इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। दिस इज द रिलेशन, ओके, वेयर m इज द आइसोटोपिक मास,
तो आइसोटोपिक इफेक्ट कहा जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी का एक रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। और रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन क्यों है, देखो इसमें जो है ना बेसिकली हम सभी जानते हैं कि आइसोटोप्स में क्या होता है, देखो आइसोटोप्स, ठीक है, इन आइसोटोप्स व्हाट हैपेंस, वी हैव z इज सेम, है ना, और एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। अगर जानते हो ये आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जाता ना, तो समझ लो कि एक तरह से कूपर जो बीसीएस थ्योरी है ना वो भी नहीं आती, ठीक है ना। सो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो ये हमें बेसिकली ये बताता है कि z सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है सभी आइसोटोप्स में, ठीक है, ऑल आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन, ओके, लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। तो मास नंबर इज बेसिकली रिलेटेड टू लैटिस, ओके। ये लैटिस ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी हो गया, z सेम इज इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, और ये मास नंबर सेम इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, वो लैटिस का प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम होने के बाद भी टीसी मास को डिफरेंट पुट करोगे तो टी मतलब m ज्यादा करोगे तो t कम करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली सेम मान लीजिए किसी मटेरियल किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, तो सभी आइसोटोप्स के डिफरेंट डिफरेंट मासेस होंगे, तो सभी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब जिस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन होगा फ्रॉम नॉर्मल मेटल टू सुपर कंडक्टर, दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट है अगर तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि सुपर कंडक्टिविटी इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, हियर देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लैटिस, ओके। सो दिस आइसोटोपिक इफेक्ट, okay, tells that superconductivity, ठीक है, या ऐसे लिख दो, इन superconductivity, ठीक है, लैटिस plays an important role। इसमें लैटिस जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट हियर, ओके। सो लैटिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके, ठीक है। तो जानते हो एक बार नेट एग्जाम में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे दो आइसोटोप बोल दिया गया कि दोनों का मास दे दिया गया, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया गया, दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने के लिए बोला गया था, तो मतलब ऐसे डायरेक्टली ऐसे रिलेशन हो जाएगा ना, देखो टीसी जैसे m1 और tc1, ओके, और यहाँ पे हाफ इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा tc2 और, ठीक है ना, tc2 और m2 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है ना, tc1 दिया हुआ है, tc2 बस आप पुट करके निकाल लोगे। दिस वाज आस्क्ड इन नेट, ठीक है, तो ये नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। Okay, so now related to superconductivity, there is another effect. This is called Meissner effect. ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं, समझ गए ना, these are all experimental things, okay, मतलब इसका मतलब प्रॉपर कोई डेरिवेशन भी नहीं है, ठीक है ना, these are experimental observations, okay। तो मीजनर इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि बेसिकली ये कहा जाता है, it says that कि जैसे अगर हम किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, ऐसा है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, दिस इज सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, एंड इफ यू प्लेस इट इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये जीरो नहीं है, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है इफ B इज लेस देन अ सर्टेन क्रिटिकल फील्ड, ठीक है ना, मतलब एक सर्टेन वैल्यू से कम होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन वैल्यू से कम है तो ऐसा होगा, ठीक है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि इफ B इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फील्ड, तो अंदर में भी फिर मैग्नेटिक फील्ड B इन भी जो है ना जीरो नहीं होगा, यहाँ पे B इन लिख दो, B इन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बी एन भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मीजनर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, कि जैसे अगर आप किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ओके, व्हेन अप्लाइड मैग्नेट, ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर जो हम बात कर रहे हैं ना, T इज लेस देन TC, ठीक है ना, T जो है वो हमारा TC से
कम है, ठीक है ना, इट हैज टू बी लेस देन टीसी, ठीक है ना। तभी तो ये सुपर कंडक्टर कहा जाएगा ना। अगर सुपर कंडक्टर टी लेस देन टीसी नहीं होगा तो फिर ये सुपर कंडक्टर तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब इसको इन्वर्ट्स अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि व्हेन ए सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन इट एक्सपेल्स, ऐसे बोल लिख दिया जाता है, ठीक है ना, एक्सपेल्स ऑल फील्ड लाइंस, ठीक है ना, सारे ठीक है, सो दैट नेट फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो, ठीक है। तो नेट फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मीजनर इफेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है जीरो हो जा रहा है, तो हम इसकी बात क्या लिखा है? क्या कह रहे हो, देन इट, इसकी बात क्या लिखा है? क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। ये लिखा ना, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट, इसके बाद क्या लिखा है? एक्सपेल्स, इट एक्सपेल्स, ऐसा लिखा हुआ है, एक्सपेल्स ऑल फील्ड लाइंस सो दैट नेट फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो। तो देखो बी का फॉर्मूला ये होता है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच प्लस एम होता है, ठीक है ना, एच प्लस एम, जैसे एच लिखते हैं ना, एच इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, बी बाई म्यू नॉट और माइनस एम लिखा जाता है ना। तो वही है बेसिकली, यहाँ से बी इक्वल टू दिस, तो हम बी अगर ये इनसाइड मटेरियल लिखा जाता है तो ये जीरो अगर हम कर देंगे तो म्यू नॉट और यहाँ से आ जाएगा एच प्लस एम, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बेसिकली m इज इक्वल टू आ रहा है, m इज इक्वल टू -1 और माइनस एच। तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू काई m होता है ना, हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू काई m और इंटू एच होता है। तो यहाँ पे काई m की जगह -1 आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट काई m इज इक्वल टू -1 है, ठीक है ना, फॉर सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर के लिए काई m -1 होता है, ठीक है ना। तो मतलब काई m देखो नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब -1 पुट करने की वजह से बेसिकली अंदर में फील्ड टोटली जीरो हो जा रहा है। हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल में बोलते हैं ना कि उस मटेरियल के अंदर फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सुपर कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट। तो ये देखो सुपर कंडक्टर के लिए काई m -1 होता है, दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम, ठीक है ना, गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि इन सभी टॉपिक से जो है ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिए, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है वो पूछ दिए जाते हैं। तो सुपर कंडक्टर बिहेव्स, ठीक है, बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि अगर टेम्परेचर T लेस देन TC है तो और B लेस देन BC है, तब तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देगा, लेकिन B ग्रेटर देन BC करने पे अंदर में फील्ड जीरो नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे देखिए कि अगर हम T ग्रेटर देन TC कर दें, T ग्रेटर देन TC करेंगे तब तो ये सुपर कंडक्टर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए T लेस देन TC होना चाहिए, तो सुपर कंडक्टर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अंदर में फिर जीरो होगा ही नहीं, फिर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर में नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो क्रिटिकल फील्ड हम लोग लिख रहे हैं ना, B लेस देन BC, वो बेसिकली क्या है कि वो बेसिकली किसी सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर बनाने के लिए कितना फील्ड अप्लाई करना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं ना, B ग्रेटर देन BC करने पे फील्ड अंदर में नॉन जीरो हो जा रहा है, तो मतलब ये एक तरह से नॉर्मल कंडक्टर की तरह भी बिहेव करने लगेगा T लेस देन TC होने के बाद भी, ठीक है ना। तो अगर T लेस देन TC है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम अप्लाई किया गया है तो ये सुपर कंडक्टर होगा, ठीक है ना, इट विल बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम B को बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो वो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो गया, तो अब नाउ इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ए सुपर कंडक्टर, ठीक है, ए सुपर कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग like a normal conductor,
ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन बी ग्रेटर देन बीसी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन बीसी में अगर हम प्लेस कर देंगे तो इसका मतलब बीसी जो है ना मिनिमम फील्ड है, बीसी कम से कम बीसी बी ग्रेटर और इक्वल टू कर दो ऐसे, बी ग्रेटर और इक्वल टू बीसी, ठीक है ना। तो बीसी इज बेसिकली मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ओके, तो बीसी बेसिकली कह सकते हो मिनिमम फील्ड है रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय ए सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिनिमम फील्ड है, ठीक है ना। तो बीसी जो है ना बेसिकली टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। ओके, बीसी वेरीज विथ टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन ऐसा होता है, बीसी जैसे आप लिखोगे ना, बीसी इज इक्वल टू एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू सम, मान लो यहाँ पे बी नॉट लिख दिए, ठीक है ना, और 1 माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है ना। सॉरी, दिस इज द वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ये बीसी है वर्सेस टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये टीसी हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, अगर टेम्परेचर टीसी है, ठीक है ना, टीसी, तो फिर मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टर कितना हो रहा है, वो 0 हो जाएगा। मतलब लगभग 0 क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल, हाउएवर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड टीसी के नजदीक फील्ड रिक्वायर्ड जो है हमारा बेसिकली लगभग 0 है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम टीसी से कम करेंगे टेम्परेचर, तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे यहाँ पे देखिए टीसी से कम हम करते जाते हैं ना टेम्परेचर, तो बीसी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये है, देखिए जैसे ये तो अगर हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि हमें इतना क्रिटिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे आप देखो टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो फिर फील्ड रिक्वायर्ड जो है ना हमारा बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। दिस इज द फील्ड रिक्वायर्ड। ओके, सो इफ टेम्परेचर इज स्मॉल, field required to destroy superconductive conducting property will be large actually। okay, तो ये ग्राफ है। तो देखो ये फॉर्मूला भी जो है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कि मतलब ऐसा दे दिया गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, कुछ मतलब ऐसा लिखा गया है, देखो एक बार क्रिटिकल फील्ड दिया गया, ठीक है ना, क्रिटिकल फील्ड दे दिया गया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर दूसरा किसी दूसरे टेम्परेचर पे कितना क्रिटिकल फील्ड होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान रखोगे, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे अगर आता है तो हो जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली तो यहाँ पे बी नॉट जो है ना, बी नॉट बेसिकली कहलाएगा, देखो यहाँ पे टी को 0 पुट करोगे ना, तो बी नॉट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड एट 0 टेम्परेचर। तो कभी कभी ये दिया हुआ रहता है कि क्रिटिकल फील्ड एट 0 टेम्परेचर इज दिस मच। ओके, तो ठीक है, तो ये दिया हुआ रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ हो सकता है इसका, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, और फिर क्या बोलते हैं ये तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्रिटिकल फील्ड कितना होगा। ओके, दैट इज समटाइम्स आस्क्ड। ओके, मतलब बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इस पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गया। देखो ये जो भी हम लोग डिस्कस किए ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ जैसे कि हमने बताया ना कि ये इसमें लैटिस का रोल है, ठीक है ना, देयर इज सम रोल ऑफ लैटिस। ओके, और इसमें जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंडक्टिविटी 0 हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी 0 हो गई, सॉरी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, रेजिस्टिविटी 0 है। हम लोग देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, ऐसे लिखते हैं। तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो रही है ना, तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें टॉ जो है ना इनफाइनाइट हो जा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब कोलिजन टाइम जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होगा, अब हम लोग अगर क्या बोलते हैं करंट इन सुपर कंडक्टर अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, करंट इन सुपर कंडक्टर, तो देखो करंट इन सुपर कंडक्टर लिखोगे ना, तो हम लोग याद है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जब किसी मटेरियल में, तो ऐसे लिखा जाता है एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, और माइनस पी बाई टॉ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डू यू रिमेंबर दिस?
यही होता है ना। तो ये हम लोग किसी सॉलिड में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो यहाँ पे टाउ एक्चुअली इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली dp बाई dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल है यहाँ पे। तो अगर हम ये एफ एक्सटर्नल लिख देते हैं, तो सपोज करो कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। सपोज देयर इज सुपर कंडक्टर, ठीक है ना, और हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली यही होता है ना कि आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो, देन करंट फ्लोज। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो dp बाई dt इज इक्वल टू हियर माइनस ई इंटू ई लिख दोगे, ओके। माइनस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ से देखिए dp बाई dt ये लिखेंगे हम लोग, तो p को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख देते हैं, तो dv बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ठीक है ना। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो करंट का देखो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट अगर हम लोग जैसे इसमें लिखेंगे ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला पहले डेवलप कर चुके थे, J इज इक्वल टू NeV, ठीक है ना। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ करंट। ये हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन जब रूडे मॉडल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ये बेसिकली बताया गया था, J इक्वल टू NeV। इसमें कोई अभी लैटिस कांस्टेंट वगैरह का रोल नहीं है। तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको सुपर इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब एक तरह से फेज ट्रांजिशन जैसा है, जैसे हम लोग इसमें कहते हैं ना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में कि कुछ मतलब सब्सटेंस जो है ना नॉर्मल स्टेट से कंडेंसेट स्टेट में चला गया, तो नंबर जो है ना वो चेंज होता है। नॉर्मल बेसिकली उसमें भी ये बात की जाती है कि नॉर्मल जो सब्सटेंस है उसका नंबर कम हो रहा है, ठीक है ना। तो कंडेंसेट का नंबर बढ़ रहा होता है। तो इसमें भी यही होगा कि इसमें जो है ना हम लोग JS लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और NS लिख देते हैं। तो NS जो है ना, NS जो है यहाँ पे दिस इज दी डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dJs बाई dt इज इक्वल टू बेसिकली ये आ जाएगा हमारा NSE और dV बाई dt, ठीक है। तो dV बाई dt को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से यहां से ये लिख सकते हैं, तो dJs बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस NE स्क्वायर, ठीक है ना। ये पुट करोगे ना dV बाई dt और बाई m, और यहां से आ जाएगा, ये आप पुट कर रहे हैं तो इनटू E, dV बाई dt का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ करंट फ्लोज इन सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। तो मतलब करंट जो है ना सुपर कंडक्टर में टाइम के साथ जनरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो करंट विल चेंज विद टाइम, ओके। मतलब देखो इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट भी अप्लाई करेंगे देन आल्सो करंट विल चेंज। तो इन सुपर कंडक्टर हम कह सकते हो, इन सुपर कंडक्टर करंट चेंजेस with time even if constant, ठीक है, voltage is applied, ठीक है। तो नॉर्मल कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको AC करंट चाहिए तो आपको AC वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, DC, ठीक है ना। DC करंट चाहिए तो DC वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करना होता है। तो ये सुपर कंडक्टर का एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, स्पेशलिटी है कि देयर कैन बी वेरिएशन इन करंट इवन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या कांस्टेंट वोल्टेज कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे इसमें देखिए करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है ना, तो हम यहाँ से बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन को यूज अगर करेंगे, देखिए मैक्सवेल इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए एम्पियर्स लॉ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है ना, तो हम एम्पियर्स लॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एम्पियर्स लॉ बेसिकली ऐसे लिखते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है ना, ये होता है। और अगर हम फैराडेज लॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, फैराडेज लॉ, ठीक है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ नहीं वैरी कर रहा है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर सकता है। तो डेल क्रॉस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू
सॉरी डेल क्रॉस ई होता है उसमें, ठीक है ना, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है ना, ये है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से जैसे देखो यहाँ पे हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना, तो ये dB बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये dJ बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो dB बाई dt को हम यहाँ से ये पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, देखो डेल क्रॉस ई लिखा हुआ है ना, तो ई का वैल्यू आप यहाँ से ई का वैल्यू निकाल दे, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन ज्यादा कराया जाता है। तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ई का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ dJ बाई dt आ जाएगा। और फिर dJ बाई dt लाने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो dJ बाई dt का यहाँ से dJ बाई dt निकल जाएगा। तो फिर हम बेसिकली इसको यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ये इक्वेशन को फिर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से पुट किया जाएगा dJ बाई dt, और dJ बाई dt का वैल्यू पुट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। सो व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स, ओके, जब ये सब आप करोगे ना, देन अल्टीमेटली आपको एक रिलेशन देखो ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, व्हेन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके, यू गेट ए रिलेशन लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके, देखो डेल स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक म्यू भी आ जाएगा यहाँ पे, म्यू और डिवाइड बाई एम और इंटू बी, ठीक है ना, इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। डबल कर्ल आ जाएगा ना, तो आप देखो यहाँ पे ये जैसे पुट वगैरह करोगे ना, तो डबल कर्ल आ जाता है, और डबल कर्ल में डेल, आप जानते हो डेल क्रॉस डेल में फिर डेल डेल डॉट डेल क्रॉस डेल ऐसे लिखते हो ना, डेल क्रॉस और फिर डेल क्रॉस बी, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये सब यूज करोगे ना, तो इसमें फिर ऐसा आ जाता है डेल डेल डॉट बी और माइनस, ठीक है ना, डेल डॉट बी और माइनस डेल स्क्वायर बी, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो डेल डॉट बी मैक्सवेल इक्वेशन से ये 0 हो जाता है, ठीक है ना, और डेल स्क्वायर बी बच जाएगा। सो व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पहले आपको यहाँ से पहले वाले से ई का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा, तो डी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके डीजे बाई, ठीक है ना, डीजे बाई डी का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग यू एंड अप विद दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग लंडन इक्वेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लंडन इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। मगर इसको अगर हम 1D में देखेंगे ना, इसका 1D वर्जन देखो, 1D वर्जन, ठीक है। तो इसका 1D वर्जन जो है ना, ऐसा होगा d2b और बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस एन ई स्क्वायर म्यू नॉट और बाई एम, ठीक है ना, और इनटू बी, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि देखो d2b और बाई dx स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और इसको लिख देते हैं हम लोग लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू b इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना, तो सॉल्यूशन इसका कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो b इज इक्वल टू b नॉट और e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू एक्स, ठीक है ना, लेमडा इंटू एक्स, और क्या कहते हैं, या इसको जो है ना ऐसा करो 1 बाई लेमडा जनरली लिखा जाता है, 1 बाई लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई लेमडा, इसको लेंथ का डायमेंशन में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 1 बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट इज रिटन एज एक्चुअली 1 बाई लेमडा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ लंडन इक्वेशन इन 1 डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। इसमें लेमडा इज इक्वल टू, देखो हम लोग 1 बाई लेमडा जो है ना इसकी जगह पुट किया, तो लेमडा इज इक्वल टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर और इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर हम सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को देखें ना, तो इस तरह से वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सुपर, इस साइड जो है ना सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस साइड वैक्यूम है, ठीक है, मतलब ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो अगर हम लोग इसमें, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है ये, तो अगर इसमें हम लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं। देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इधर अगर हम एक्स के साथ प्लॉट करेंगे, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम 0, ठीक है। तो ये जो है ना फिर 0 हो जाएगा। ये बेसिकली मान लो इधर हम ग्राफ बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, ठीक है।
तो इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इधर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अंदर में सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ना ये कह सकते हो कि पेनिट्रेशन डेप्थ रिप्रेजेंट्स, जैसे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर में ये बोला जाता है ना कि डिस्टेंस मतलब x इक्वल टू, देखो लेमडा अगर हम पुट कर देंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस एट विच मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर बिकम्स 1/e टाइम्स, ओके। तो लेमडा रिप्रेजेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं सुपर कंडक्टर के अंदर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखो जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, तो वो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो इमीडिएटली 0 नहीं होता है, मतलब अंदर में बल्क में 0 होगा, लेकिन जैसे ये सुपर कंडक्टर है, इधर वैक्यूम है, तो सुपर कंडक्टर और वैक्यूम सरफेस के नजदीक कुछ डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ, ओके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेमडा रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस एट विच, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर बिकम्स 1/e टाइम्स, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ। एक बार हम देखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हैं ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही हम लिखे हैं गलत लिखे हैं, ठीक है ना। एक मिनट अभी देख के बताते हैं, ठीक है। देखो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, ठीक है, यही है फॉर्मूला, ठीक है ना, NE² और इंटू म्यू नॉट, ठीक है। बस यहाँ पे n ध्यान रखोगे कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे ना कि n जो है सुपर NS हम लिखे थे ऊपर में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे NS लिखे थे, उसके बाद फिर से n लिखने लगे, तो ये NS जो है ना सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है, डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इस तरह का बिहेवियर शो करने लगते हैं कि इसका जिसमें मीन फ्री पाथ इनफाइनाइट हो जाता है या फिर रिलैक्सेशन टाइम इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये एक फॉर्मूला देखो तो कभी सर इस, हाँ इसमें जो टेम्परेचर का जो मतलब शार्प होता है, मतलब एक टेम्परेचर पर आने के बाद पूरा मटेरियल एक बार में ही सुपर कंडक्टर चेंज होता है या फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी नहीं चेंज नहीं, होती देखो है? थोड़ी थोड़ी जो होती है ना उसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं, समझ गया ना। तो ये सेकंड ऑर्डर बोला जा रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में ये भी एक मेजर डिफरेंस माना जाता है। जैसे आप देखो आइस मेल्ट होता है, तो आप बताइए एक ही बार मेल्ट होता है कि पूरा, या धीरे धीरे मेल्ट होता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे मेल्ट होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो धीरे धीरे मेल्ट मतलब कन्वर्जन होता है। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ही बार में होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आप मतलब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये जो है ना सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है ना एक ही बार में सडनली पूरा का पूरा मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सर हाँ ऐसा कोई रिलेशन है दो अलग अलग एटम में, मतलब जैसे कि आयरन ले लो और टाइटेनियम ले लो और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन हो, मतलब उनमें कोई एक दिया हो, दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है सुपर कंडक्टर और नहीं, टेम्परेचर वो दोनों का? मतलब डिफरेंट मटेरियल का तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आइसोटोप्स का वो रिलेशन बताया ना हम, आइसोटोप्स के बीच में है रिलेशन, ठीक है ना। वही TC और m⁻½ इक्वल टू कांस्टेंट अभी बता रहे थे ना। तो वो हाँ बेसिकली हाँ वो रिलेशन है बेसिकली, इसमें क्या बोलते हैं among the आइसोटोप्स, ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये कुछ बेसिक रिलेशंस हो गए सुपर कंडक्टर से रिलेटेड, ओके। तो सुपर कंडक्टर में देखो कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर का हम लोग जैसे बता रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, सडनली जंप करता है तो जैसे सॉरी डिसकंटिन्यूटी शो करता है, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलो अभी स्पेसिफिक हीट पे आएंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो इन सुपर कंडक्टर व्हाट हैपेंस, हमने दिखाया कि बी इनसाइड जो है, बी इनसाइड इज 0 इन सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये, इट इज परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें देखो हम लोग अभी निकाले थे ना कि m इज इक्वल टू -h होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे m वर्सेस h, ठीक है ना। तो h पॉजिटिव है तो m नेगेटिव होगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ इसका होता है, ठीक है, m वर्सेस h का ग्राफ, ठीक है। तो कई बुक्स में देखोगे कि ऐसे प्लॉट किया रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे -m,
ठीक है, और H लिखा रहता है, तो ये ऐसा होगा, -m कर दोगे ना तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटेड टू सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब देखो एक दो और प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव होता है ये रिजल्ट, ठीक है ना। अभी हम फ्लक्स क्वांटाइजेशन जो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए फाइनमैन पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। सर तो प्रीवियस डायग्राम दिखाना। ओके सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्वांटाइजेशन व्हाट इट सेज इज दिस, कि जैसे मान लीजिए ये कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग है, सुपर कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, और हम, ठीक है, ये जो रिंग है ये सुपर कंडक्टिंग रिंग बोलने का मतलब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब हम इधर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पे ऐसे, सपोज वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसका रेडियस सपोज करो r है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि देखो रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड आपने b अप्लाई किया है, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, ठीक है। सो फ्लक्स कितना होना चाहिए, फ्लक्स V पर यार स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू सुपर कंडक्टिंग रिंग इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। ये क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप निकालोगे ना, देखो हम लोग जानते हैं क्लासिकली अगर आप देखिए तो ऐसे होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, देखो अगर हम फ्लक्स वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बी के प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। लेकिन इसमें जानते हो ये पाया जाता है, इसका ग्राफ ये जो है ना बेसिकली n इंटू एच बाई 2e होता है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ, दिस द फॉर्मूला, ओके, h बाई 2e होता है। एक मिनट जरा देख लें हम, ठीक है, यही होता है कि h, लेकिन एक मिनट कहीं पे, हाँ यही होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्म, मतलब इसमें ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जब भी जो है ना अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चाहे जितना भी अप्लाई करो, इससे फ्लक्स जो कैलकुलेट होता है दैट इज इक्वल टू दिस मच, ओके। तो इसका मतलब ये है ना कि देखो आप फील्ड को बढ़ाएंगे ना तो कुछ फील्ड को ये अपने अंदर से क्रॉस नहीं करने देगा, मतलब सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से बेसिकली फील्ड को एक्सपेल कर देगा। तो कुछ फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करेंगे, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, कुछ क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक यूनिक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिंग। तो इसको हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे ना तो h अपॉन 2e, मतलब फिर नेक्स्ट जो है 2, ये n जो है इंटीजर है, यहाँ पे n इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। तो मतलब यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2e आ रहा है, तो इसको h अपॉन 2e को हम लोग क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना देखो 2e का फैक्टर जो है ना 2e कम्स बिकॉज इन सुपरकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कूपर पेयर, ठीक है, कूपर पेयर विच हैज, ठीक है, से लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कूपर पेयर विच हैज चार्ज 2e माइनस 2e, ठीक है ना। तो 2e का फैक्टर यहाँ पे इसीलिए आता है, ठीक है। अदरवाइज जानते हो अगर जैसे मतलब हम लोग फाइनमैन इंटीग्रल वगैरह से फ्लक्स क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा ना वो h अपॉन e आएगा, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स से अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो वो h अपॉन e आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि यहाँ पे h अपॉन 2e है। इट इज नॉट h अपॉन e बट इट इज h अपॉन 2e। तो ये h अपॉन 2e जो आ रहा है ना, तो उसे एक्सप्लेन किया जाता है यूजिंग बीसीएस थ्योरी, जिसमें बोलते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फॉर्म कूपर पेयर, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटेड टू सुपर कंडक्टर, ओके। तो अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग
ये डिस्कस कर रहे थे ना स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर अगेन ये ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये बेसिकली जो है ना इस तरह से वेरी करता है। देखो स्पेसिफिक हीट जो है सुपर कंडक्टर का C इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, E टू द पावर माइनस EG अपॉन, नहीं KBT ऐसा होता है। एक मिनट, ये जो है ना कुछ ऐसा लिखा होता है EG, ठीक है, EG अपॉन 2 KBT, ठीक है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वेरीज, ठीक है ना, EG अपॉन 2 KBT। तो कभी कभी जो है ना तो ये बेसिकली सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, ठीक है ना। फिर अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दोगे फिर नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, तो फिर वो T क्यूब, अब जानते हो ना डिबाई थ्योरी के अकॉर्डिंग T क्यूब का फॉर्मूला आता है, तो वो फिर T क्यूब वेरिएशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे LNC और वर्सेस 1/T, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ LNC निकालोगे ना यहाँ से, LNC इज इक्वल टू, तो सम कांस्टेंट आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, माइनस यहाँ से आ जाएगा EG अपॉन 2 KBT, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस EG अपॉन 2 KB, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो कभी जानते हो इस तरह से इस डिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाउ द स्लोप और समथिंग स्लोप से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से ग्राफ वगैरह दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। दीज आर यू नो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ओके। तो ये मतलब डायरेक्ट आप बुक से पढ़ सकते हो। बुक्स में भी जानते हो इनका डेरिवेशन दिया हुआ नहीं रहता है जनरली, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गया रिलेटेड टू सुपर कंडक्टर, ओके। अब देखो इन शॉर्ट जो है ना थोड़ा सा बस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना मोस्टली, देखो अभी तक जितना बताया गया मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक बार हम देखो क्वेश्चन शो करते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक्स जो है ना बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक है, आप लोग मतलब इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा टॉपिक है ना जो मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये ज्यादातर स्टूडेंट को खुद ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है वही हम भी बता रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब कुछ, क्योंकि इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं है, डायरेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चंस अगर देखें, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है ना। देखो ये भी सब ऐसे ही क्वेश्चन पुट किया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नेट का क्वेश्चन है, देखो लिखा है ना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर सुपर जूम कंडक्टर, कर दीजिए। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर 4 and 5 8 केल्विन आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, आप समझ रहे हो ना, दो बार दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक बार 4 दिया हुआ है और एक बार 8 दिया हुआ है, और कोरिस्पॉन्डिंग क्रिटिकल मैग्नेटिक, सॉरी एट टेम्परेचर दिस एंड दिस, ठीक है ना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर TC निकालना है, ठीक है ना। तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। देखिए ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, देखो ये क्वेश्चन जो है, बी बराबर बी हाँ, नॉट वन B माइनस इज इक्वल टू, है ना, BC था वो क्रिटिकल फील्ड, है ना, BC इज इक्वल टू B नॉट और 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल तो देख, स्क्वायर। हाँ तो देखो ये इसका T अपॉन TC का होल स्क्वायर है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, हम B का एक बार क्रिटिकल फील्ड दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर क्रिटिकल फील्ड दिया हुआ है, टेम्परेचर, तो दो फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो B नॉट कैंसिल हो जाएगा, B नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा TC निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछ दिया गया है इससे, ठीक है। एक मिनट, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब जो है ना, जैसे देखिए गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया गया है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक, परमेबिलिटी ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर। तो परमेबिलिटी हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो परमेबिलिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम, ऐसे लिखते हैं ना, 1 प्लस काईएम, ठीक है ना। तो काईएम हम लोग कितना लिख रहे हैं इसमें, -1। -1, तो 1 प्लस काईएम होता है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्टली, इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है ना। टाइप 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है क्या है?
कि टाइप 1 अभी हम बता देते हैं, दो तरह के सुपर कंडक्टर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है ना। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो है ना, चलो अभी हम बता देते हैं, ठीक है ना। वो मतलब नॉर्मल स्टेट में सडनली आ जाता है, और क्या बोलते हैं, ये टाइप 2 जो है ना बेसिकली सडनली नहीं आता है। देखो अभी हम बता रहे हैं क्या होता क्या है ये, ठीक है। देखो ये अब इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो कन्वेंशनल टाइप 1 सुपर कंडक्टर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये दिया हुआ है एट 0 मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल फील्ड 2 केल्विन। क्या निकालना है इसमें, एक कन्वेंशनल टाइप 1 सुपर कंडक्टर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना, एट 0 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड क्रिटिकल फील्ड इन टेस्ला एट 2 केल्विन इज, ठीक है ना। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर इज गिवन, ओके। तो हमें बोला जा रहा है इसमें कि बेसिकली 2 केल्विन पे क्रिटिकल फील्ड निकालना है, ठीक है ना। सो वी हैव टू कैलकुलेट क्रिटिकल फील्ड एट 2 केल्विन, ओके। तो इसमें लेकिन कन्वेंशनल टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है एट 0 मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। सर यहाँ बी नॉट का वैल्यू निकालना है क्या, बी सी इक्वल टू 0 करने के बाद? नहीं, तो इसमें देखो क्या निकालने के लिए बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल फील्ड इन टेस्ला एट 2, नहीं, क्रिटिकल फील्ड एट टेस्ला हमें निकालना है एट 2 केल्विन। एक बार मतलब यही फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमारा कि फॉर्मूला यही है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो है हमारा टीसी, ये हम 0 मैग्नेटिक फील्ड पे ही एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब टी इक्वल टू टीसी लिखेंगे ना, देखो टी इक्वल टू टीसी, तो बी तो 0 हो ही जा रहा है हमारा, ठीक है ना। नहीं, तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है बेसिकली 0 मैग्नेटिक फील्ड पे। अब हमें क्या बोलते हैं, इसमें बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो हम, ये जो है ना टीसी वही होता है बेसिकली, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है बेसिकली एट 0 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो हमें ये वैल्यू ये बेसिकली पुट करना है, ठीक है, सॉरी ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल फील्ड कितना होगा। तो क्रिटिकल फील्ड जो है बेसिकली क्रिटिकल फील्ड निकलेगा आंसर, तो हमारा आंसर इसके टर्म में निकलेगा ना, इट विल कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ बी नॉट के टर्म में आएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन जानते हो थोड़ा सा हमें लग रहा है गलत दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि इसमें आप देख रहे हो ना कि क्या बोलते हैं, ये ये हमारा 4.7 दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब 2 केल्विन पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो देखो लगभग हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 4.7, तो लगभग 1/2 के आसपास आएगा, 1/2 के आसपास आ रहा है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 को हम क्या बोलते हैं 1 से माइनस करेंगे, तो देखो आंसर कितना दिया हुआ है इसका 27 का, 27 का ए मतलब ए क्या, अच्छा नहीं 27 का ए कैसे दिया हुआ है, तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, गलत है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक सुपर कंडक्टर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम चलो एक क्लास इसका जो है ना थोड़ा और ले लेंगे, जिसमें थोड़ा जो है ना टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर बता देंगे, और थोड़ा जो है ना जोसेफ्सन इफेक्ट वगैरह बता देंगे, ठीक है ना। अभी जानते हो वो थोड़ी वो डाउट क्लास है ना एमपी का, तो इसीलिए अभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर इस क्वेश्चन का आंसर बी नॉट के फॉर्म में आ रहा है 0.891। अब तो आंसर भी दिया हुआ नहीं है ना यहाँ पे, तो ठीक है, वो तो निकाल ही लेंगे बी नॉट के टर्म में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना।
तो आप समझ रहे हो ना, इससे क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में वो बेसिकली ऐसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम चलो एक क्लास और इस पे लेते हैं जिसमें डिस्कस, बस एक क्लास में आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एसएसपी, ठीक है ना। तो ओके, तो थोड़ा बीसीएस थ्योरी वगैरह के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें पेनिट्रेशन डेप्थ, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये सब ऐसे ही असाइनमेंट में दे दिया गया है, ठीक है, बट दीज क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आस्क्ड, ओके। लेकिन फिर भी आप जो जितना बताया गया सर ना उतना, हाँ बताइए। ये सर ओरिजिनल पेपर में 0.3 टेस्ला दे रखा है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड जो है। क्या कह रहे हो, एक्चुअल पेपर में? मैग्नेटिक एक्चुअल वो है सर। हाँ वही गलत हम कह रहे हैं ना कि इसमें कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, वही कह रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सर डाउट क्लास 9:30 से स्टार्ट कीजिएगा या 9:45 से? चलो 9:30 के आसपास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सर 45 से स्टार्ट कीजिएगा। हाँ बोलो। अभी आपने बताया फ्लक्स क्वांटाइजेशन में कि रिंग जो है सुपर कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड को मतलब रिड्यूस करेगा, मतलब उसमें से एक्स्ट्रा जाने नहीं देगा, मतलब हाँ हाँ हाँ। कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए सर वो क्या जो मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल में उसको रखेंगे तो वहां से क्या उसको रिपल रिपल करेगा उसको, मतलब कांस्टेंट मटेरियल के रहने अंदर देगा। जानते हो कुछ करंट इंड्यूस होगा एक्चुअली, समझ गया ना, मटेरियल में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा। मैग्नेटिज्म में यही होता है ना, मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है कि किसी मटेरियल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है या ज्यादा होता है, वो किस लिए होता है, वो बेसिकली मटेरियल के अंदर कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बाउंड करंट कहते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है, ओके। चलो ठीक है, तो एक क्लास और इसका ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार बस। हो गया सर। ठीक है।